नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे समय बीत रहा है, सियासी तस्वीर अब साफ होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रमुख सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं, जिसके बाद अब ये माना जा सकता है कि आखिर में पार्टी ने उन्हें उस जगह से क्यों प्रतिनिधित्व करने के लिए या कराने के लिए सोचा है, और उसके सियासी मायने के साथ साथ समीकरणों में क्या बदलाव आ सकता है, किस रणनीति से उन्हें उस सीट पर टिकट दिया गया है, ये सब कुछ अहम सवाल हैं। हम सभी पार्टियों की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और सबसे बड़ी बात सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा पिछले हफ्ते लगातार चल रही थी, जब यह कहा जा रहा था कि हिंदुत्व और विकास के प्रतीक पुरुष के रूप में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब टिकट दिया गया तो उनको उसी गोरखपुर से, जहां उनकी वास्तविक कर्मस्थली कर्मभूमि रही है और हिंदुत्व का एक प्रतीक वो सीट रहा है, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल तो यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ विकास पुरुष हैं, हिंदुत्व के प्रतीक हैं और अपने काम के आधार पर जो उन्होंने 5 साल किया है, उसके आधार पर फिर वापसी की बात वो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा है, तो फिर इतने सुरक्षित स्थान से ही उन्हें क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसे हम सुरक्षित स्थान समझ रहे हैं। आखिर में पूर्वांचल का कौन सा वो समीकरण है जो सचमुच में योगी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है, क्योंकि 42 सीटों से अधिक पर भारतीय जनता पार्टी अपना विजय सुनिश्चित करना चाहती है। और शायद अयोध्या से अगर वो चुनाव लड़ते तो इसमें कुछ मुश्किलें आती। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में, हालांकि अब कोई रैली नहीं हो सकती, लेकिन सघन दौरा या वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से या कार्यकर्ताओं से जुड़कर और उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे अगर वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने यह भी सोचा। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, मायावती की रणनीति क्या है, और सबसे बड़ी बात कि विकास और हिंदुत्व के साथ जब भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होती है, उसमें ओबीसीज को कितना महत्व दिया गया है, यह भी एक अहम सवाल है। इसलिए अब यह माना जा सकता है कि सारे मुद्दों के साथ जातीय फैक्टर अब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा अहम रोल अदा करने जा रहा है और उसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। यह और बात है कि विकास और हिंदुत्व को पूरी तरीके से सरफेस पे लाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से एक शुरुआती प्रयास किया गया, लेकिन तस्वीर ज्यों-ज्यों साफ होती जा रही है, वैसे वैसे ये सारे मुद्दे डाइल्यूट होंगे और फिर किस सीट पर कौन चुनाव लड़ रहा है, उसकी कितनी ताकत है और पार्टी के प्रति जनता का कितना आग्रह या लगाव है, वो सारी बातें उन मुद्दों के साथ जुड़ करके प्रभावी हो जाएंगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली लिस्ट जारी होने के बाद सभी पार्टियों के संदर्भ में यह बात कह सकता हूं, अब तस्वीर लगभग साफ सी होती जा रही है कि चुनाव की लड़ाई किस स्तर पर होगी, ट्रेंड क्या होगा, मुद्दे क्या होने जा रहे हैं और कौन पार्टी किस स्तर पर हर एक सीट पर अपने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ले आकर के, प्रत्याशी को ले आकर के लड़ाई लड़ने जा रही है। और शायद यही कारण है कि सिराथू से डिप्टी सीएम को लड़ाया जा रहा है और अयोध्या से न लड़ा करके गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि मायावती ने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती के साथ और भी कुछ प्रमुख लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में उनकी रंगत नहीं दिख रही है। लेकिन कोई यह ना भूले कि मायावती के पास सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है और जिस आधार पर वो चुनाव लड़ रही हैं, कहीं वास्तविक गेम चेंजर
बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी न हो जाए, ये कहना नामुमकिन नहीं होगा, अर्थात ये मुमकिन है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से बड़े बड़े दावे के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, देखना है कि माई समीकरण के साथ, माई अर्थात मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ वो राजभर के बहाने या राजभर के जरिए कितना बैकवर्ड वोटों पर अपनी सेध लगा पाते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा। और शायद तस्वीर अब दूसरे लिस्ट जारी होने तक और साफ हो जाएगी। बहरहाल अगले एक हफ्ते तक यह सारी प्रक्रिया चलेगी और तब तक सियासी समीकरण पर विश्लेषण और अनुमानों का दौर और कयासों का दौर चलता रहेगा। हमारे साथ सीधे लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ढेर सारी खबर और उसके विश्लेषण पर अपनी राय जरूर रखेंगे। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत। पहली लिस्ट जारी हो गई है और ओबीसीज को बहुत महत्व दिया है भाजपा ने। थोड़ा अखिलेश यादव परेशान होंगे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, जो 7 कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसमें 44 ओबीसी है। जिस बात के लिए बीजेपी को ओबीसी नेताओं ने छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, उनकी टीम ने छोड़ा है, तो उसी आयोग को निराधार बताते हुए झूठा साबित करने के लिए बीजेपी ने बाकायदा 107 में 44 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, जो बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ये है कि 44 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और मुफ्ती से 10 ही ब्राह्मण उसमें है। तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वर्ग, पिछड़े वर्ग को उन्होंने ज्यादा तरजीह दी है अपनी पहली और दूसरी चरण की जो लिस्ट आई है उसमें। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं अयोध्या वाली, अयोध्या में देखिए जितने भी अभी बीजेपी से कैंडिडेट बाहर गए हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या आपके धर्म सिंह सैनी हो या अभी दारा सिंह चौहान 16 तारीख की बात हो रही है वो हो, बाकायदा ये सभी जो है पूर्वांचल के ही जिसे कहा जाए माफी माने जाते हैं। तो अगर सीएम योगी अगर अयोध्या चले जाते तो दिक्कत ये हो जाती कि पूर्वांचल से भी बड़ा चेहरा कौन होता। तो सीएम योगी पहले से ही थी कि गोरखपुर के सांसद रहे हैं बाकायदा, तो उन्होंने पूर्वांचल की सीट एक बड़ा गढ़ माना जाता है गोरखपुर। तो गोरखपुर छोड़ने का जो रणनीति है उसको गलत जिसे कहा जाए कि साबित ना हो जाए, इसलिए गोरखपुर में रहना ही बीजेपी जो जिसे कहा जाए कि चुनावी कोर कमेटी उसने वही सही सोचा कि अगर सीएम योगी को हम पूर्वांचल में रखेंगे, गोरखपुर सीट से ही अगर लड़ाते हैं उनको शहर सीट से, तो जाहिर सी बात है उनके पूर्वांचल में रहने का जो आसपास के जिलों की और सीट बिल्कुल बिल्कुल बड़ा असर पड़ेगा। ये ठीक वही रणनीति है जिस प्रकार से 2014 में पीएम मोदी को बनारस से लड़ाने, काशी से लड़ाने की जो योजना बीजेपी ने जो शुरू की थी, बनाई थी, बिल्कुल सेम इसी योजना पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अयोध्या जाएंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं। हाँ, हिंदुत्व की बात आएगी, लेकिन फिर वही बात है, सीएम योगी अपने आप में ही चेहरा ही हिंदुत्व का चेहरा है, तो इसको क्या अयोध्या को लड़ा है, कहीं से लड़ा है, वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं बदलने वाला। लेकिन हाँ, अगर पूर्वांचल से कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा तो बीजेपी की दिक्कत हो सकती है। इसलिए सीएम योगी को बाकायदा गोरखपुर में ही रखना बीजेपी ने उचित समझा। और सबसे बड़ी बात है अनूप ये कि अगर वो गोरखपुर से लड़ेंगे तो उन्हें गोरखपुर में ज्यादा समय देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से उनकी कर्मस्थली रही है वो, और हिंदुत्व का एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रतीक स्थल है वो भी योगी आदित्यनाथ का जो विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रदेश के अन्य जिलों में ज्यादा अपने आप को केंद्रित करना है, और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि बहराइच, गोंडा, बस्ती, ये आसपास के जो जिले हैं वो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रहने के कारण वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे, और लगभग 45 सीटों का मामला है, और भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को पुख्ता तरीके से जीत लेने का पक्का विश्वास रख करके ही पूरा दांव खेल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के दावे या बहुजन समाज पार्टी चुपके से बहुत कुछ न कर जाए, ये सब कुछ बीजेपी के रणनीतिकार समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए सीएम योगी एक स्टार प्रचारक रहेंगे यूपी में, और वो अगर किसी और सीट से जाते हैं तो उनको अपनी सीट पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो अयोध्या की सीट से तो उनके लिए नई सीट होगी। लेकिन गोरखपुर में क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनकी होम सीट है, घर की सीट जिसे कहा जाए,
तो वो वहां पर अगर ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल बगल के जिले में ही है। आप पडरौना की बात करें, कुशीनगर पडरौना, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रभाव को भी कम करना है इनको। इसके लिए अगर यहाँ से सीएम योगी गोरखपुर से चले जाते अयोध्या, ये भी गलत मैसेज जा सकता है कि भाई सीएम योगी डर के अयोध्या सीट उन्होंने अपनी बदल ली है। लेकिन इसी मैसेज को गलत साबित करना है। पूर्वांचल में अपनी मजबूत धमक बनाए रखनी है पूरे चुनाव पर। यहाँ सीएम योगी बिल्कुल नेक टू नेक जिसे कह रहे मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब वो गोरखपुर सीट से है और पूर्वांचल की बड़ी सीट है जिसे कहा गया पहले से माना जाता रहा है, और बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य है। तो मौर्य के आसपास जिलों की जो सीटें उन पर प्रभाव कम करना है, उसके लिए सीएम योगी को पूर्वांचल की गोरखपुर सीट से होना बड़ा जरूरी था। ये बीजेपी ने रणनीति अपनाई है पीएम मोदी वाली। ये पूर्वांचल देखिए इस समय बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जितने नेता छोड़ के गए हैं अभी बीजेपी को, अधिकतर पूर्वांचल के ही पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ओबीसी के नेता हैं। तो उनके प्रभाव को बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है कि बड़ा नेता होना चाहिए था। बड़ा नेता फिलहाल सीएम योगी से बड़ा कोई इस समय भी बीजेपी का यूपी में कोई नहीं है, इसलिए उनको वहां पे बाकायदा रखा गया है और सेंट्रलाइज होगा पूर्वांचल। देखिए अभी सपा के लिए मुश्किल क्या होने वाली है, चाहे वो दारा सिंह चौहान होता है, धर्म सिंह सैनी होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओपी राजभर हो, ये सभी पूर्वांचल के ही है, दिग्गज आप इन्हें कह सकते हो जो भी है। लेकिन अगर अभी इनको सीट देगी सपा, और जो सपा के पहले से जो उनके कैंडिडेट जो सीट की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं सपा से लड़ेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। अभी सपा की ये भी दिक्कत आने वाली है कि बाहर से आगे नेताओं को तो सीट दे देंगे, लेकिन खुद के घर के नेता जो बड़ी समय से जिसे कहा 5 साल उम्मीद लगा बैठे कि हाँ उनको चुनाव मिलेगा, लड़ने को मिलेगा, सीट मिलेगी, तो वो मुश्किल में आने वाली है। तो अभी खेल बहुत बड़ा होने वाला है। फिलहाल बीजेपी ने सीएम योगी को गोरखपुर से रखकर एक मजबूत रणनीति का ही परिचय दिया है। अनूप, ये पॉलिटिकल गॉसिप्स कह सकते हैं या विरोधियों की, विपक्ष की एक चाल भी कह सकते हैं कि एक वर्ग में ये चर्चा हो रही है कि सीएम योगी ने ये इसलिए अयोध्या का चुनाव नहीं किया या इसलिए अयोध्या से नहीं लड़ाया जा रहा है कि उन्हें विकास पुरुष और हिंदुत्व का प्रतीक बना करके वहां से खड़ा तो किया जा रहा है, लेकिन शायद वो वहां से जीत ही ना पाते। हालांकि हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि आप भी अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से जान समझ रहे हैं, और चूंकि अयोध्या के बगल में मैं भी रहा हूं, वहां का ही रहने वाला हूं, तो मुझे पता है कि सीएम योगी वहां से लड़ते तो चुनाव वो जरूर जीतते। लेकिन ये पॉलिटिकल जो सत्ता का गलियारा है उसमें ये भी चर्चा है, और खैर चर्चा होना भी स्वाभाविक है। विरोध में या प्रतिद्वंदी इस तरह की बात करते हैं, मीडिया के एक वर्ग में भी ये चर्चा हो रही है, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है, शायद ये आप जानते हैं। बड़ा सवाल ये है, ये तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी की। सवाल यह है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल में क्या इतने मजबूत हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पूर्वांचल अखिलेश यादव का है, मजबूत है, किला है। लेकिन और उसमें इस बात की टक्कर ये भी है कि जैसे ओपी राजभर है, वो बीजेपी छोड़कर पहले उन्होंने 2017 चुनाव बीजेपी का लड़ा था, मजबूत स्थिति में थे थोड़ा। अब साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी पूर्वांचल की हो गए, आपके धन सिंह सैनी पूर्वांचल की हो गए, आपके दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के साथ में और विधायक भी हैं। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल इस समय भारी भरकम नेताओं से भरा पड़ा हुआ है जो बीजेपी के विरोध में है। तो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था कि वहाँ पूर्वांचल में एक मजबूत नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस समय सीएम योगी से बड़ा कोई नेता नहीं है जो अपनी चमक दमक रखता हो। अगर हम केशव प्रसाद मौर्य को भी देखें तो केशव प्रसाद मौर्य जो है पूर्वांचल जाने की तैयार फिलहाल जो है नहीं थे, वो अपनी सियासी सीट से ही लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा चेहरा अगर आप हम कहें तो वो सीएम योगी का चेहरा है। सीएम योगी से आप अयोध्या वाली बात कर रहे हैं, अयोध्या में इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या का नाम इस समय सीएम योगी के साथ जुड़ा हुआ है। आप सीएम योगी को अयोध्या से कहीं भी लड़ा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मजबूत फाइट देते और जीत कर भी सीट निकाल सकते थे, लेकिन सत्ते थे निकालेंगे ये अभी थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि नई सीट है तो एक कसमकस बनी रहती है। फिर उन्हें अपनी वहां पे एक
हर समय उनको अपनी एक उपस्थिति अपने क्षेत्र में दर्ज करानी पड़ती, उनको अपने क्षेत्र में रहना पड़ता, जो सीएम योगी के लिए इस समय पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको पूरा यूपी के दौरा करना, पूरे यूपी में देखना है। और इसलिए होम ग्राउंड की सीट सबसे ज्यादा उचित है। कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है और न ही सीएम योगी भी लेना चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड में रहेंगे, जिससे अगर सीट पर नहीं ले जा पाते, सिर्फ एक बार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका होम ग्राउंड है। और साथ में देखिए एक चीज दो निशान है, साथ में पूर्वांचल में सीएम योगी के जाने से सपा विपा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनको रणनीतियां अपनी लगातार चेंज करती रहनी है, बनानी पड़ेंगी लगातार, क्योंकि सीएम योगी लगातार पूर्वांचल का जो चेहरा बन के आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं कि आसपास की सीटों में बहुत भारी प्रभाव उसका पड़ेगा कि सीएम योगी वहां से लड़ रहे हैं और बिल्कुल ड्राइवर सीट पर बैठ कर लड़ रहे हैं। आप गोरखपुर छोड़कर नहीं गए, जैसे कि पहले बोल रहे थे विपक्ष के लोग कि शायद गोरखपुर छोड़ के ये जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी मजबूत स्थिति है या कोई प्रकार मेरे बगल में है। लेकिन अब वो नहीं रहेगा, अब वो बिल्कुल आग में आग डालकर लड़ने के लिए तैयार है। अयोध्या से जीत जाते, बेशक अयोध्या से जीत जाते, लेकिन जो प्रभाव यहाँ पड़ेगा पूर्वांचल में उसे कौन देखता, तो पूर्वांचल को साधना बड़ा जरूरी है। इसमें यूपी की राजनीति में पूर्वांचल की सीटें अहमियत रखती हैं, वो बहुत जरूरी है। अभी पश्चिम की सीटें जैसे अनाउंस की है सपा ने, सपा एलडी मीट, उसमें बाकायदा उस सीट में बीजेपी को एक ऑक्सीजन दे दिया, क्योंकि 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आप ये सोचिए, जाट मैन क्षेत्र जिसकी राजनीति छोटे चौधरी करते आए हैं, वो जाट प्लस मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन निकालना चाह रहे हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो शुरू से ही जाट मुस्लिम के विरोध में रहे, मुस्लिम जाट के विरोध में रहे, ये कॉम्बिनेशन कितना पास होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को बनाने से बीजेपी के लिए ऑक्सीजन मिल गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, पश्चिम की स्थिति जो बीजेपी की खराब हो सकती थी अब वो सुधर जाएगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लिस्ट निकली है उससे बीजेपी को ऑक्सीजन दे दी है, तो पश्चिम तो कट जाएगा किसी तरीके से, लेकिन पूर्वांचल को कैसे साधा जाएगा, बिल्कुल ये जरूरी था। उसके लिए सीएम योगी वहां खड़े हुए हैं और ये रणनीति अच्छी है। पश्चिम में आपने, खैर अभी तो हम पूर्वांचल पे ही थे, आप पश्चिम पर आ गए, हम उस पे बात पे आएंगे बाद में। अनूप, एक अहम सवाल है, अपर्णा यादव को लेकर के कई कयास लग रहे हैं, हालांकि अभी वो भरोसा नहीं हो रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं और आपकी भी जानकारी होगी कि शायद ये भी आज का एक बड़ा पॉलिटिकल गॉसिप है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की। कितना दम है या ये सिर्फ खबर हवा में तैराई जा रही, इसके पीछे भी कोई रणनीति है? देखिए, जिस तरह से सपा ने बीजेपी के इतने कैंडिडेट अपने पाले में किए हैं, तो बीजेपी को बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए कि कैसे उसको बैलेंस करें। तो बीजेपी के लिए फिलहाल जो अपर्णा यादव है, वो बीजेपी का पहले से भी उनका झुकाव रहा है, शुरू से रहा, सभी देखते हैं। तो बीजेपी जब की बात चल रही है, कल शाम तक की खबर थी कि लगभग 90% उनकी बातचीत अपर्णा के साथ में फाइनल हो चुकी बीजेपी की। अब वो कैंट सीट से ही, लखनऊ की कैंट सीट से ही लड़ेंगी, इसकी घोषणा जल्दी होने की उम्मीद है। फिलहाल ये अभी खबर की पुष्टि ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ इतनी पुष्टि जरूर है कि कल तक 90% उनकी बातचीत फाइनल अपर्णा की यादव से हो चुकी थी। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा। लेकिन साथ में एक बात और बता दें कि अखिलेश यादव स्वयं भी चाहते हैं कि अपर्णा सपा से न लड़े, ये अंदरूनी पारिवारिक लड़ाई का मामला है। इसमें अगर चाहते भी ये अभी अखिलेश यादव अपर्णा यादव को मना सकते, लेकिन उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि अपर्णा को मनाया जाए। ये अंदर थोड़ा पारिवारिक मामला है जो अपर्णा से और अखिलेश यादव का पुराना थोड़ा सा रहा है कि खटपट की खबरें पहले से भी आती रही है। तो फिलहाल अखिलेश मनाने के मूड में भी उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अपर्णा यादव को लड़ना भी है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इतनी विधायक चले गए सपा की वजह से, तो बीजेपी को थोड़ा बैलेंस भी करना है कि अपने मतदाता, अपने जो कार्यकर्ता है उनमें थोड़ा सा संदेश अच्छा जाए, कुछ उनके अंदर जिसे कहा जाए उनका आत्मबल बढ़े। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर अपर्णा आ जाती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी होगी कि हाँ हमने सपा का एक कैंडिडेट तोड़ लिया है। तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी खबर तो सूत्रों से ही आ रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया जा रहा है कि बाकायदा 90% की बातचीत फाइनल हो चुकी है और जल्द ही अपर्णा यादव के बीजेपी की सीट की बीजेपी अपर्णा यादव को अपने में लाने का ऐलान जल्दी ही कर सकती है और अपर्णा यादव भी जल्दी कर सकती है। उनके साथ मेरी जो कल बात हुई अपर्णा यादव के साथ में जो रहते हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ बात चल रही है अपर्णा यादव से और अभी 90% की बातचीत फाइनल हुई है, जल्द ही पूरी बातचीत भी अपर्णा यादव से बीजेपी की फाइनल हो जाएगी। तो ये कोई अफवाह नहीं है, बातचीत हुई है, सब कुछ हुआ है, धुआं तभी उठा है जब आग लगी है, लेकिन बात कितनी बड़ी लगी है अभी 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अनूप ये कंफर्म है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बड़ी चोट है, वही कि
100 सुनार की एक लुहार की, वही वाली बात हो जाएगी। और बीजेपी वास्तव में ऐसा करना चाहेगी, क्योंकि ये दांवपेच तो चुनाव के समय चले ही जाते हैं और बीजेपी चलना चाहेगी, क्योंकि अभी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव नहीं चला है। हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं। मैं इस पार्टी पर और इनके नेता के सोशल इंजीनियरिंग के थॉट प्रोसेस पर बहुत भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, क्योंकि वो अंतिम समय में बहुत कारगर होती रही हैं। बहरहाल ये और मुद्दा है। सवाल यह है कि ओवैसी ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और सब नाम जो है वो मुस्लिम्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये जो बाकायदा पढ़ने यादव वाली बात आई है, तो इसमें बीजेपी को एक बड़ा गेन मिलेगा और इसे आप सीट से ज्यादा इनको मनोवैज्ञानिक गेन मिलेगा, मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा बीजेपी के लिए। क्योंकि 100 चुनाव की जैसे आपने कहा, जैसे आप यादव परिवार का ही कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट अगर आप अपने पालन कर लेते, ये मनोवैज्ञानिक लाभ है। ये जनता में बीजेपी के लिए सही संदेश जाएगा कि हाँ देखिए, इन्होंने हमारी विधायक के तोड़े, हमने इनके परिवार का ही सदस्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के बीच में, जो इनके परिवार के बीच में थोड़ा खटपट रही है, तो अखिलेश यादव भी इनको टिकट देने के मूड में ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। ना ही उनसे अपर्णा यादव को मनाने की कोई कोशिश हुई है कि हाँ अपर्णा, खबरें कल से चल रही है, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव साल तक ही पहुंची है, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपर्णा यादव से बात अभी तक नहीं की है। और साथ में बात आती है कि हाँ आज ओवैसी की जो लिस्ट आई है, बिल्कुल ओवैसी के जैसा कहा जाए, सारे सेकुलर कैंडिडेट है। अगर बीजेपी की भाषा में अगर मैं बात करूं, सारे सेकुलर कैंडिडेट है, जो मतलब टोटल ये 9 तक जो कैंडिडेट है टोटल मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिनको सेकुलर कैंडिडेट कहते हैं। तो बीजेपी का तंज आ गया है कि देखिए सारे सेकुलर कैंडिडेट 3 उतार दिए, ये किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे, ये नुकसान करेंगे विपक्ष का, सपा करेंगे, कांग्रेस का करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने अभी तक सोशल इंजीनियरिंग का जो पहली और दूसरी जो चरण की लिस्ट निकाली है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग की बात जो नियम है, फार्मूला वो लागू रखा है। अब ब्राह्मणों को भी वोट दिया, वैश्य को भी टिकट दिया है, ब्राह्मणों को टिकट दिया है, ओबीसी वर्ग को टिकट दिया है, लेकिन हाँ इतना जरूर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। और ये टिकट उन्होंने पहले भी नहीं दिया था, 2017 में भी नहीं दिया था, और भी पूरी है कि इस बार वो टिकट नहीं देंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर देखें तो ये नुकसान सीधे विपक्ष का ही हो रहा है। जो लिस्ट आ गई, इससे मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये बीजेपी को ऑक्सीजन देने वाली चीजें आती हैं। और अभी ये देखिएगा इस सपा की जो और लिस्ट आने वाली है, उसमें भी आप देखेंगे कि मुस्लिम उम्मीदवारों की जो जिसे कहा सूची बहुत लंबी होगी। बेशक ये और तोड़फोड़ करने वाली बात है, क्योंकि ये बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि धूल करने की राजनीति जिसमें बीजेपी महारत रखती है, वो बीजेपी को ही फायदा देने वाली सीट है। तो ये बिल्कुल जितने ये मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, पूरी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा, साफ नाम लेके बोल रहा हूँ, जितने ये मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे, बीजेपी के लिए ऑक्सीजन देने वाली चीज होगी। जी अनूप, शायद आपको याद होगा, जब भी हम आप इस तरह के गहन चुनाव विश्लेषण पर आते हैं, मेरा सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट है कि ध्रुवीकरण की राजनीति तो विपक्ष ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को जमीन बनाने का मौका मिल गया है और पहले चरण के चुनाव आने तक विकास काम ये सब पीछे हो जाएंगे। जाति का फैक्टर इतना पीछे तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुव सत्य है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा इतना स्पष्ट हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। ये अभी तक के विश्लेषण से स्पष्ट है और ये अभी तक की जो तस्वीरें निकल रही हैं वो साफ है, वो साफ कर रही हैं स्थिति को। क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट में महिलाओं को भी अगर टिकट दिया गया है, जहां तक मैं देख पाया हूं, तो कांग्रेस पीछे नहीं है, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी कमोबेश पीछे नहीं है, और ओवैसी ने भी अपना काम कर ही दिया है। हम न भूलें कि आम आदमी पार्टी भी आज लिस्ट जारी करने जा रही है अनूप, और जब आम आदमी पार्टी की लिस्ट आएगी तो उसमें भी मुस्लिमों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो चारों तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं और एक विधानसभा सीट पर जब 2-2, 3-3 मुसलमान लड़ेंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ध्रुवीकरण किस स्तर पर होगा। और
वोटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। लेकिन मैं आपको एक अपनी जानकारी के आधार पर बता सकता हूं, जो मुझे पक्की जानकारी मिली है कम से कम 8-10 जिलों की बात, कि मुस्लिम वोटर्स इतने ज्यादा ध्रुवीकरण के प्रति आग्रह कर चुके हैं और आग्रह कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वोटों का बंटवारा हो। और बंगाल का एक मॉडल मुस्लिम वोटर्स अपनाना चाह रहे हैं और उसके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित देखे जा रहे हैं। और इसीलिए मेरा अपना अनुमान है अनूप कि ध्रुवीकरण प्रभावी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग पहले भी डिस्कशन इसका कर चुके हैं कि जो इस बार जो राजनीति है, मुस्लिम राजनीति, वो पश्चिम बंगाल के जो मॉडल है उसी पर चलेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो एक तरफा वोट हुआ है टीएमसी को हुआ था मुस्लिम वर्ग का, तो वही सारा संदेश, चाहे आप जितने भी मौलाना है, उलेमा है या जितने मौलवी हैं, वो सभी एक ही बात अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि हाँ, हमें सपा को जिताना है और मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम वोटर है वो बटने नहीं चाहिए। वो चाहे कोई पार्टी, हमें सपा को एकजुट होकर जिताना है, ये मैसेज पूरी तरह से उनके वर्ग में फैला हुआ है। साथ में देखिए, आप ये चाहे आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए, सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ये सभी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी अभी एक भी मुस्लिम को टिकट देने वाली नहीं है, जैसे पहले 2017 की लिस्ट में हुआ था। तो बेशक ध्रुवीकरण यही शुरू हो जाता है। जो सीएम मोदी ने फार्मूला दिया 80-20, वो नहीं लागू हो गया है। आप मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे, हम 80-20 का फार्मूला लागू करेंगे। तो वो फार्मूला बिल्कुल जो सीएम मोदी ने 2-4 दिन पहले से बोलना शुरू किया है, बिल्कुल उसी फार्मूला पर आगे काम करेगी बीजेपी। और सपा में भी यही हाल है कि उन्हें पता है कि मुस्लिम जो वोटर है वो उनको ही वोट करेंगे, क्योंकि स्पष्ट संदेश है वहाँ पे कि हमें सपा को जिताना है। लेकिन फिर भी सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, एकजुट नहीं होने वाले। फिर भी एक बात बता दें, चाहे कुछ वोट कांग्रेस में जाएंगे, कुछ बहुजन समाजवादी में भी जाएंगे, कुछ साथ में आम आदमी पार्टी में भी जाएंगे। जाहिर सी बात है जिससे टूट फूट होगी, लेकिन ये टूट फूट का फायदा सिर्फ बीजेपी को मिलना है, क्योंकि मुस्लिम के बनाम हिंदू खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो फायदा बीजेपी को मिलना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुस्लिम कैंडिडेट एकजुट है सपा को जिताने के लिए, और ये बहुत स्पष्ट रूप से हम एक साथ बात कर रहे हैं। अंतिम सवाल एक होगा, अनूप की आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद? हाँ, अब आवाज आपकी मिली है अनूप जी। मेरा अंतिम सवाल यह होगा कि आया राम गया राम का दौर लगता है कि अब थम गया और अब शुरू होगा अपने अपने घोषणा पत्र को जारी करना, और फिर क्या काम किया गया, क्या काम करेंगे, इस पर जोर आजमाइश का दौर अब शुरू हो जाएगा, या अभी आया राम गया राम का दौर और चलेगा 1-2 दिन? देखिए, कल जब सपा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें साफ अखिलेश यादव ने बात कही है कि अब आप चाहे जितनी लिस्ट आप जारी कर लीजिए, जितने भी विधायकों टिकट काट लीजिए, हम अब जो बीजेपी के जो टिकट कटेंगे उनको अपने यहाँ जगह नहीं देने वाले। साफ बात हुई थी। तो ये तय बात है कि अब सपा में कैंडिडेट शायद अखिलेश यादव ना लें, लेकिन बात वही है कि राजनीति में कहा कूद जाता है, किया कूद जाता है। तो अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, अब दिखाई ये दे रहा है कि हाँ, अगर टिकट कटेंगे भी तो शायद सपा में न जाए, किसी और दल में चले जाए, कांग्रेस के लिए चले जाए, क्योंकि अभी एक दो जगह बाकी है। आपने देखा होगा इमरान मसूद, जिन्होंने पीएम मोदी के लिए बड़े, जैसे कहा जाता है, आपत्तिजनक भाषण जी, सपा के साथ में अखिलेश यादव के मिलने आए थे, उनको टिकट नहीं मिला है, जबकि मिश्रा था उनको टिकट, तो वो भी अभी अधर में लटक गए हैं। एक दो कैंडिडेट और भी है जो सपा से जिनको उम्मीद थी, जो साजिद राणा बनी यहाँ से गए थे सपा में शामिल होने, उनको भी टिकट अभी नहीं मिला है। तो अभी मामला फंसा हुआ है कि कौन कहाँ जाएगा। हो सकता है दूसरी पार्टी में जाए, लेकिन हाँ, वो जो एकदम से जिसे कहा जाए बाढ़ आ गई थी, आया राम गया राम की, वो थोड़ा थमी है, रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन हाँ, आया राम गया राम चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक कि उनको अपनी मन माफिक सीट कहीं से या उनको चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ पार्टी टिकट ना दे रहे, तब तक ये सिलसिला अभी चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने कल ये बात जरूर कही है कि अब हम
किसी भी बीजेपी के कटे हुए टिकट से किसी भी विधायक को अपने यहाँ टिकट नहीं देने वाले और न ही अपने यहाँ शामिल करने वाले, ये बात अखिलेश यादव ने कल कही। अनूप जी, आप पूरे खबर के तह तक हमेशा अपने को लेते जाते रहिए, क्योंकि हमारे आपके विश्लेषण के कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दूसरे दिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहे और किए जाते हैं। निश्चित रूप से एबी स्टार न्यूज पर हमारी परिचर्चा माफ करिएगा गहन होती है, और उस गहन परिचर्चा के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों पर और तेजी से बदलते हालात पर जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।